नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IAS पीसीएस अकेडमी में। और पॉलिटी में देखिए आज हमारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मूल अधिकार। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक कह लें या फिर इसमें से अभी तक ज़्यादा तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसको कवर करने में मुझे 2 वीडियो लगेंगे। एक वीडियो में मैं इसको कवर नहीं कर पाऊँगा, नहीं तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसको जो है मैं 2 पार्ट में कवर करूँगा, जिससे कि चीज़ें आपसे छूटे नहीं। वैसे अगर जल्दी में करूँगा तो मैं एक पार्ट में अगर ख़त्म करने की कोशिश करूँगा तो बहुत सी चीज़ें हो सकता है आपसे स्किप भी कर दूँ। तो मैं इसको 2 पार्ट में कवर करूँगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए वनडे एग्ज़ाम में तो इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन पीसीएस में भी आपको इसके थ्रू आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे पॉलिटी के। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं। तो यहाँ पे सही कथन जैसे यहाँ पे पूछ रहा था क्या था क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ अन्य ऑप्शन, तो इसमें जो सही था वो था कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। तो जो हमारे भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार शामिल हुए हैं, तो इनको शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट जो बनी थी 1928 में, तो इसने समर्थन किया था। अगला है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है। तो ये दी गई है हमारे न्यायालयों को, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आते हैं। ये जो है आपके मौलिक अधिकारों को जो है लागू करवाने की कोशिश करेंगे, या फिर राज्य के द्वारा अगर कोई मौलिक अधिकार का अतिक्रमण होता है तो ये उस पर जो है प्रतिबंध लगाएंगे। मौलिक अधिकार हैं तो देखिए ये वाद योग्य होते हैं, यानी कि आप इनके उल्लंघन को लेकर आप जो है न्यायालय जा सकते हैं। अगला है कि मौलिक अधिकार जो हैं वो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो जो मौलिक अधिकार होते हैं अगर इमरजेंसी में आपके जो है स्थगित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, यानी कि जब अनुच्छेद 20 और 21 जो है इनको जो है छोड़कर बाकी आपके इमरजेंसी जब लगी होगी तो अन्य जो है हटा दिए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को जो है इनको तभी भी समाप्त नहीं किया जाएगा। अगला यहाँ पे कि मौलिक अधिकारों के संबंध में इंफॉर्मेशन दी गई, तो ये जो है राज्यकृत के विरुद्ध है। गारंटी आपको दी गई। मान लीजिए राज्य का अर्थ क्या होता है कि जैसे कि सरकार, तो राज्य के अंतर्गत आपकी सरकार आ गई, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब चीज़ें, और आपके अधिकारी जो होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी होते हैं, तो वो आपकी राज्य की कैटेगरी में आते हैं। तो इनके विरुद्ध एक गारंटी, अगर ये जो है अगर मौलिक अधिकारों के ऊपर कोई भी हस्तक्षेप करेंगे तो इनको लेकर आप जो है न्यायालय जा सकते हैं। ये संविधान के भाग 3 में है। तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान आपके संविधान का जो भाग है 3 में इनको सूचीबद्ध किया गया है, और ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और अगले इन्फॉर्मेशन है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जो अधिकारों के बिल हैं उनकी भांति ये कार्य करते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका के जो संविधान है उसके जो है थ्रू हम लोगों ने मौलिक अधिकारों का प्रावधान लिया है, ना कि मौलिक अधिकार लिए हैं। मौलिक अधिकारों के अंदर जो डाटा हमारा है वो हमारा खुद का स्वयं का है, लेकिन मौलिक अधिकार का जो उपबंध है वो हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। अगला है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, तो आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 जो है ये आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है। समानता के मौलिक अधिकार में क्या क्या सम्मिलित है, तो आपका पहला आता है कानून के समक्ष समानता, जो कि अनुच्छेद 14 में वर्णित है। सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 में। अवसर की समानता आपको अनुच्छेद 16 में मिलती है। आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि इसमें जो है आपको आर्थिक समानता जो है इसमें आपको मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं मिलती है। अगला है कि संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 13। देखिए बेसिकली आपको ये लाइन समझ में नहीं आई होगी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि आर्टिकल 13 में क्या है। आर्टिकल 13 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। आर्टिकल 13 बेसिकली आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें होती हैं। एक आपको इसमें मिलता है पृथक्करण का सिद्धांत, और दूसरा मिलता है आच्छादन का सिद्धांत। तो चलिए इन दोनों को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हुआ क्या, जैसे कि संविधान बन गया तो इसमें संविधान में ये प्रावधान कर दिए गए कि अगर
कोई मान लीजिए संसद हो गई, आपकी राज्य विधान पालिका हो गई, या फिर इवन आप प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वो भी अगर कोई ऐसा कानून बनाएंगे जिससे आपके मौलिक अधिकारों को जो है नुकसान पहुंचेगा या फिर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो कानून स्वतः ही समाप्त कर दिए जाएंगे। तो इस सिद्धांत को बोला जाता है पृथक्करण का सिद्धांत। तो ये हो गया हमारा पृथक्करण का सिद्धांत। अब आ जाते हैं आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत ये है कि जैसे कि कोई ऐसे संविधान लागू होने से पूर्व कुछ ऐसी विधियां चल रही थी जो कि हम लोगों के, आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जब हम लोगों पर शासन कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसे कानून बना दिए थे कि जिनसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन होता था। तो हुआ क्या था कि संविधान निर्माताओं ने लिख दिया था कि अगर कोई ऐसी विधि, पूर्ववत विधि, कोई ऐसी पूर्व कानून ऐसा अगर अभी भी चल रहा है जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो इसको बोला गया था आच्छादन का सिद्धांत। तो इस तरीके से अनुच्छेद 13 जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मौलिक अधिकारों से। कब कब जो है जैसे कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो आपके मौलिक अधिकारों को छीन ले। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य जो है संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, तो मौलिक अधिकारों के संबंध में या फिर संदर्भ में। अगला है कि समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है। तो समानता का अधिकार हमारा आता है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में जो है ये सब जो है आपके समानता के अधिकार से संबंधित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है, तो लगाता है अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है, तो ये आपका है अनुच्छेद 14 में। अगला हमारा जो है विधि का नियम या कानून, अगला हमारा है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है, तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। अगला है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 जो है एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया गया है। तो अनुच्छेद 15 किसके अंतर्गत आता है, हमारा क्षमता का अधिकार के अधीन। अगला देखते हैं कि निजता के अधिकार को जो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो है अंतर्भूत के रूप में संरक्षित किया जाता है। तो ये भाग 3 के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया हुआ है आपका जीवन, स्वतंत्रता का अधिकार और निजता का अधिकार। ये आपके किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अगला है कि मद्रास बनाम दोराई राजन जो 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधन किया गया था या फिर संशोधित किया गया था, तो वो कौन सा था, वो था आपका भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को लेकर। अगला है कि शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो ये आपकी प्रदान की गई अनुच्छेद 15 के 5 के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, जिसको आप हो सकता है पढ़ने पे गौर ना करें, लेकिन होता क्या है, देखिए जैसे कि आप आरक्षण का जो हमारा मुद्दा होता है, देखिए आप नौकरियों में तो आपको आरक्षण मिल जाता है, गवर्नमेंट जो भी नौकरी है उसमें आप देखेंगे कि आपको आरक्षण मिल जाएगा। और अगर वही बात अगर प्राइवेट सेक्टर में आ जाएँ तो वहाँ पे आपको नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलता है। लेकिन जब बात शिक्षण संस्थानों की होती है तो इसमें आपको आरक्षण मिलेगा, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी या फिर गैर अनुदान प्राप्त ही क्यों ना हो, लेकिन शिक्षण संस्थानों में भी आपको जो है आरक्षण मिलेगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी है अनुच्छेद 15 के 5 के अंतर्गत। अगला है कि संविधान के वे अनुच्छेद जिनके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको ओबीसी बोलते हैं, को आरक्षण के प्रावधान किस में दिए गए, तो आपके अनुच्छेद 15 का जो सब क्लॉज है 4 और 16 का सब क्लॉज 4 में जो है ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान दिए हुए हैं। अगला है कथन कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। और क्यों करेगा, तो यहाँ पे इन्होंने कारण दिया कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो ये आपका दोनों ही चीज़ें ए और आर दोनों ही सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही हो रहा है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका किस में ऐड होता है, ये आपका अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 14 में आपका क्या लिखा गया है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। तो उस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आपका स्टेटमेंट बना था।
अगला है कि भारतीय संविधान में जो है स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया। तो स्वतंत्रता का अधिकार आपको अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। ये अनुच्छेद आपके स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। अगला हमारा जो है सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के समतुल्य मानने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों ने सक्षम किया है। तो कौन कौन से प्रावधान है। संविधान में प्रयुक्त हुआ शब्द जो समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि इसके अंतर्गत जो है विधि के समक्ष समता तथा अनुच्छेद 16 जो कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के साथ मिलाकर जब इसको पढ़ा जाता है तो ये जो बन जाता है आपका जो है कार्य के लिए समान वेतन वाला। अगला है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा है। तो अनुच्छेद 24 जो है ये बच्चों के शोषण के खिलाफ जो है प्रतिबंध लगाता है। अगला है कि ICCPR के अनुच्छेद के द्वारा जो है बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया। तो बाल अधिकार को किस में सुरक्षित किया गया। आर्टिकल 24 में। अगला है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन एवं किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध किया गया। तो अस्पृश्यता का अंत किस में किया गया। अनुच्छेद 17 में। अगला है कि न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य जो अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध किसके संबंध में हो। तो अस्पृश्यता का जो है किससे संबंध होता है। अनुसूचित जाति के सदस्य होते हैं तो उनके खिलाफ अगर कोई ऐसा अस्पृश्यता का जो है संबंध होता है तो उसको अपराध घोषित किया जाएगा। अगला है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों के द्वारा किया जा सकता है। तो कौन कौन से हैं, किसके तहत जो है निवारण किया जाएगा। तो कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति के द्वारा और जन जागरण के द्वारा, इन आधारों पर जो है निवारण किया जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो ये आता है अनुच्छेद आपका 17 किस में आता है। तो आपका अनुच्छेद 17 आता है समता के अधिकार में। समता के अधिकार में कौन कौन से आपके अनुच्छेद 14 से लेकर 18 ये आते हैं। आपके 18 जो है आपके समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो और अस्पृश्यता वाला किसमें हमारा टॉपिक है अनुच्छेद 17 में। तो ये हम लोगों का इस वजह से आ जाता है समता के अधिकार में। यहाँ पे कथन दे रखा है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। और यहाँ पे इन्होंने कारण दिया है कि अस्पृश्यता के चलन के आधार जो है धार्मिक स्वीकृति है। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं। अस्पृश्यता का जो चलन है वो धार्मिक आधार पर स्वीकृत है, इसी वजह से जो है इसको हिंसा का सबसे खराब स्वरूप माना जाता है। दोनों ही चीज़ें सही हैं, स्पष्टीकरण भी यहाँ पे सही हो रहा है। अगला है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दिए गए हैं। भारत का संविधान स्पष्टता जो है प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी किसमें अंतर्निहित है। तो अनुच्छेद 19(1) का जो का है सब क्लॉज आपका, तो इसमें दिया है आपका प्रेस की आज़ादी का जो है प्रावधान इसमें दिया है। भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किसमें है। तो ये आपका पड़ता है अनुच्छेद 19 में। अगला है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो हर नागरिक को मौलिक अधिकार है कि वो अपने निजी भवनों पे जो है झंडा फहरा सकता है। तो ये किसमें दिया गया है। अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज है 1 का ए के तहत जो है उसको मिला हुआ है। अगला है कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में जो है बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो किसमें आता है। शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो राज्य जो है तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। जो है परिस्थितियों के हिसाब से जो है इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगला है कि नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो अवांछनीय आलोचना के कारण जो है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। मान लीजिए किसी की आलोचना कर रहा है तो उसको लेकर जो है आप उस पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। अगला है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित। तो अनुच्छेद आपका 21 विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को किस में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 में।
व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को, तो आप मान लीजिए व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है कि वो विदेश की यात्रा कर सके, तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 19(1) का सब क्लॉज डी को अनुच्छेद 21 से जब हम लोग मिला के पढ़ेंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा? तो होता है आपका एकांतता, यानी कि जिसको निजता का अधिकार प्राप्त होता है। निजता का अधिकार जो होता है वो 19(1) का डी और 21 दोनों को मिलाकर पढ़ा जाता है, तब बन जाता है आपका निजता का अधिकार। अगला है कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। तो कहाँ पर? भाग 3 में गारंटी की गई है कि स्वतंत्रताएं एवं अनुच्छेद 21 के तहत, तो अनुच्छेद 21 में आपका होता है निजता का अधिकार। अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है क्या? मृत्युदंड जो है वो आपके अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। अगला है कि संविधान का अनुच्छेद जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है, तो वो आपका आएगा अनुच्छेद 21 के तहत। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के किसी मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये किस बाद में हुआ था? ये उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार जो बात था, इसमें इस बात की चर्चा हुई थी। अगला है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के प्रावधानों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो क्या क्या चीज़ें हैं? धार्मिक स्वतंत्रता में आप देखेंगे कि धर्म का प्रचार करने का अधिकार मिलता है लोगों को। सिखों को जो है कृपाण धारण, वो अपनी कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार मिलता है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार मिला हुआ है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार जो है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार अधीन है। तो किसमें है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के जो है अधीन है। अगला है सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत इसको एक अंग माना गया है। अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे? तो ये है आपके धर्म की स्वतंत्रता के संबंध में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त शब्द हिंदू शब्द के तहत शामिल है। तो हिंदू में कौन कौन शामिल है? हिंदू में आपके बौद्ध, जैन और सिखों को शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया है। तो किन किन कारणों से? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन जो है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है अनुच्छेद 26 के तहत। शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 23 और 24 जो है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार को जो है सम्मिलित करते हैं। शोषण को लेकर जो भी आपके समस्याएं होंगी वो आपकी आती हैं अनुच्छेद 23 और 24 में। अगला है कि अनुच्छेद 23 क्या कहता है? कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें क्या होता है? दुर्व्यापार का मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मान लीजिए मानव का व्यापार हो रहा है, बच्चों का व्यापार होता है, उनके किस लिए? उनके जो है अंगों के और भी अन्य जो है वैश्यावृत्ति के लिए जो दुर्व्यापार होता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाता है आपका अनुच्छेद 23। बलात्श्रम की बात है बेकार करवाना, मतलब कि बिना रुपए देकर जो है किसी से मजदूरी करवाना या फिर काम लेना, उसके बदले में पैसे ना देना, इसको कहा जाता है बलात्श्रम। अनुच्छेद 24 की बात करें तो कारखानों आदमी बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। कि अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखाने जो होंगे, फैक्ट्री वगैरह होंगी, वहाँ पे आप बच्चों को 14 साल से कम के बच्चों को जो है कारखानों में जो है आप नियोजन उनका नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता होगी। आप अपने धर्म के जो है कार्यों को लेकर आपको स्वतंत्रता होगी। अगला कह रहा है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये हुआ आपके अनुच्छेद 23 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये आपके अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला है अनुच्छेद 32 के तहत। अगला है कि अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने, संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 30। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 30 है अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। तो बिल्कुल सही बात है, अल्पसंख्यक वर्ग जो शब्द है इसकी डेफिनेशन हमारे संविधान में नहीं है। इसका कारण यहाँ पे दिया है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता देता है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट तो ये सेकंड वाला भी ठीक है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को ही मान्यता देता है, लेकिन यहाँ पे जब स्टेटमेंट आप देखेंगे तो रीज़न तो सही नहीं हो रहा है। तो इस चक्कर में देखिए आपके है तो ए और आर दोनों ही सही, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की, कहीं ना कहीं दोनों ही पार्ट अलग अलग हैं। अगला है भारतीय संविधान, देखिए अनुच्छेद यहाँ पे दिया गया अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 2 है। तो इसमें क्या है आपके?
तो इसमें प्रावधान है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्तियों के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा वर्णन है अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 2 में। अब 29 का सब क्लॉज 2 इसमें देखते हैं। इसमें क्या है कि किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त होने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा लिखा है अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 2 में। अनुच्छेद 30 का सब क्लॉज 1 इसमें क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का उनको मौलिक अधिकार दिया हुआ है अनुच्छेद 30 के सब क्लॉज 1 में। अनुच्छेद 31 का जो सब क्लॉज 1 है इसमें लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को कानून प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 31 तो अब समाप्त हो चुका है। तो उससे जब समाप्त हुआ उससे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था, तो तब ये बातें उसमें लिखी हुई थी। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सही कथन है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि के एम मुंशी जो हैं, के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्यों में से थे और संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। तो हमारा जो संविधान सबसे पहले स्वीकार किया किसके द्वारा किया गया? तो ये संविधान सभा के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 के द्वारा जो है पंचायती राज की संस्तुति की गई थी। और देखते हैं कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो वो हमारी न्यायपालिका है। आगे बढ़ते हैं कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक किसको माना जाता है? ये माना जाता है उच्चतम न्यायालय को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है प्रवर्तित किए जा सकते हैं क्या? मौलिक अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 को, इसको भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला है कि कथन दे रखा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। और यहाँ पे रीज़न दे रखा है कि अनुच्छेद 32 जो मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार करता है, तो इसी वजह से इन्होंने इसको आत्मा कहा था। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, स्पष्टीकरण भी यहाँ पे राइट हो रहा है। अगला हम लोग देखते हैं कि भारत का उच्चतम न्यायालय जो है नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करता है। तो रिट जारी करने का प्रावधान कहाँ पर है? तो उस सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है वो आपका आता है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो जारी करता है वो आपका आता है अनुच्छेद 226 में। अगला देखते हैं किस एक प्रलेख यानी किस रिट को जो है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। देखिए, आप बेसिकली देखेंगे तो जितने भी हमारे संविधान में प्रावधान है तो हमारी परिस्थितियों को लेकर बनाए गए थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण भी इनमें से एक है। तो हुआ गया था कि जो हमारे यहाँ पहले क्या कानून व्यवस्था थी कि किसी, मान लीजिए किसी को भी व्यक्ति को किसी अपराध के तहत अगर उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसको जो था कि बंदी बना लिया जाता था, लोगों को पता भी नहीं चलता था, और हो सकता था उसी बंदी में ही जो बंदी बनाएगा उसमें उसकी हत्या भी हो सकती थी। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो है संविधान निर्माताओं का ध्यान इस ओर गया, तो उन्होंने इसको संविधान में लिख दिया कि आगे ये चीज़ें दोहराई ना जाएं। तो ये प्रावधान नहीं, आप अन्य भी जो भी मौलिक अधिकारों में प्रावधान देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब संविधान, आप इतिहास अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो भी चीज़ें पहले गड़बड़ थी तो वो चीज़ें अब दोबारा से ना गड़बड़ हो। तो यही चीज़ें जो है संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने उसमें लिखित में वो लिख के गए हैं, जिससे कि आगे दिक्कत ना हो। अगला है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। तो हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। अगला है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण को, इसमें क्या होता है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या था कि क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पेक्षा, तो इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेसिकली यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन आपको दिए गए थे, पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहते हैं? टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि हमें शरीर चाहिए। दूसरा है परमादेश, बी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण जो है आपका टू बी सर्टिफाइड, यानी पूर्णतः सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा में होता है आपकी वाई वाट अथॉरिटी, किस अधिकारी से या फिर किस अधिकार से, और प्रतिषेध में आता है आपके अधीनस्थ न्यायालयों का जो लेख आता है वो आपको आता है प्रतिषेध के अंतर्गत। तो आज के मूल अधिकार के चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।